बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले टॉपिक में जो चैप्टर स्टार्ट किया सेल के बारे में हमने डिस्कशन की, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में डिस्कशन की। तो बच्चों, आज जो है वो हम डिस्कवरी ऑफ सेल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि डिस्कवरी ऑफ सेल्स में डिफरेंट साइंटिस्ट का क्या रोल है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी हिस्ट्री से कि हमारे पास इसकी हिस्ट्री क्या है सेल की। जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक। हमारे पास बच्चे एक साइंटिस्ट है, कौन सा साइंटिस्ट है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने एक काम किया और ये था 1665 में इसने अपना काम किया। हम कहते हैं कि रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर द सेल। अब रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया। अब इसने सेल को किस तरह से डिस्कवर किया? इसमें बच्चे बात ये है कि इसने एक सेल्फ मेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाई। हम कहते हैं कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाई। ठीक है, इसने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाई और सेल बायोलॉजी पे इसने काम शुरू कर दिया। सेल बायोलॉजी हम कहते हैं किसको? सेल बायोलॉजी पे काम इसने शुरू कर दिया, जिसको हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। इस पे इसने काम शुरू कर दिया। इसने ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के नीचे, इसने ऑब्जर्व किया अंडर किसके बच्चे? हम कहते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे। इसने सेल को, असल में इसको पता नहीं था व्हाट इज सेल। इसने क्या किया, जो कार्क कैम्बियम है, ठीक है, जो छाल होती है दरख्त की, वो उसने लिया। उस कार्क कैम्बियम को इसने स्टडी किया, इसने ऑब्जर्व किया है। किसको ऑब्जर्व किया है? हम कहते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे कार्क कैम्बियम, प्लांट्स आउटर लेयर जो होती है, उसको इसने स्टडी किया अंडर द माइक्रोस्कोप। अब इसने कुछ चीज वहां पे ऑब्जर्व की जिसको इसने सेल का नाम दे दिया। इसने कहा कि जब हमने इस छाल को स्टडी किया तो इसने देखा कि यहाँ पे लाइक हनी कॉम्ब कुछ इस तरह का इसे स्ट्रक्चर नजर आया, जिसका जिक्र इसने अपनी एक पब्लिकेशन माइक्रोग्राफिया में किया। तो इसने सेल को इस तरह से कहा लाइक हनी कॉम्ब। ठीक है, मतलब हम अगर ड्रा करना चाहें तो इसको यहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस, या हम इस तरह से कह लें ये इस तरह से इसने यहाँ पे ऑब्जर्व किया सेल को। ठीक है, ये सारा ऐसे ही है। इनको फिर इसने क्या नाम दे दिया? सेल्स का इसने नाम दे दिया। ये जो इसको खाने नजर आए, इसने कहा कि जिसको खाने नजर आ रहे हैं इस तरह है जिस तरह हनी कॉम्ब होता है, शहद की मक्खियों का जो छत्ता है, जो स्ट्रक्चर उनकी नजर आती है, इस तरह यहाँ पे इसने देखा कि यहाँ पे खाने नजर आ रहे हैं। फिर इसने एक बुक लिखी, इसने पब्लिकेशन की, इसकी एक पब्लिकेशन थी जो माइक्रोग्राफिया के नाम से, माइक्रोग्राफिया में इसने क्या किया? सेल को एक्सप्लेन किया और बताया कि सेल असल में क्या है। इसने बेटा इसमें माइक्रोग्राफिया लिखी, पब्लिकेशन थी, इसकी बुक थी, जिसमें इसने बेटा जिक्र किया कि इसने जो सेल ऑब्जर्व किया है वो लाइक हनी कॉम्ब, जिस तरह शहद की मक्खियों का छत्ता होता है, वहां पे छोटे 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 खाने नजर आ रहे होते हैं, इसी तरह सेल है। इसने कहा कि एक बाउंड्री है और बाउंड्री के अंदर एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट हैं। इसने कहा सेल कंटेन्स एम्प्टी स्पेसेस। ठीक है, इसने कहा कि असल में है क्या? एम्प्टी स्पेसेस आर सराउंडेड बाय वॉल्स। इसने एक बात कही कि जो एम्प्टी स्पेसेस हैं, एम्प्टी स्पेसेस सराउंडेड बाय वॉल्स। इसने एक बात की
कि यहाँ पे ये जो खाली जगह हैं, असल में ये खाली जगह हैं ये वाली, ठीक। अब ये तो हमें पता है क्योंकि सेल डिस्कवर हो चुका है कि इसके अंदर खाली जगह बिल्कुल भी नहीं है। असल में इसने खाली जगह क्यों कहा? असल में बेटा इसने खुद माइक्रोस्कोप बनाई थी और इतनी जो है वो मॉडर्न माइक्रोस्कोप नहीं थी जो इसको अंदर से देख पाती सेल को। सिर्फ इसने सेलुलर बाउंड्रीज को देखा और इसने कहा कि सेल हैं, गुच्छे पड़े हुए हैं सेल के, एक बाहर मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन के अंदर कुछ भी नहीं, खाली जगह है, उसको इसने नाम दे दिया दीज आर सेल्स। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाद की जो हम थ्योरीज पढ़ेंगे उनमें हम देखेंगे कि सेल के अंदर तो और भी बहुत कुछ है। असल वजह ये थी कि वो माइक्रोस्कोप एडवांस नहीं थी, ठीक है, ज्यादा एडवांस नहीं थी। एडवांस ना होने की वजह से वो सेल को अंदर जो है वो देख ही नहीं पाया। जब उसने सेल देखा ही ना, ऑब्जर्व ही ना किया, तो उसने उसी को कह दिया कि ये जो सेल हैं हमारे पास क्या हैं, ये एम्प्टी स्पेसेस हैं और इसमें कुछ भी नहीं है। ये हमारी बुक में भी दिखाई गई है एक डायग्राम लाइक हनीकॉम्ब, जिस तरह हम देखते हैं। तो इसने कहा कि ये हमारे पास क्या है, इन कंपार्टमेंट्स को, इन खानों को असल में इसने सेल्स का नाम दिया। ये जो कंपार्टमेंट, ये जो छोटे छोटे हमारे पास खाने बने हैं, इसने कहा दीज आर सेल्स, ये हमारे पास क्या हैं, सेल्स हैं। तो इसने ये कहा कि इसकी अगर हम बात करें, इसकी ऑब्जर्वेशन की, तो इसने कहा एम्प्टी स्पेस इज सराउंडेड बाय वॉल। जिस तरह हम कहें कि ये अगर हम इसको थोड़ा सा लार्ज करके देखें तो हमारे पास क्या है, ये एक बाउंड्री है और इसने कहा ये एम्प्टी, ये सेंटर में कुछ भी नहीं है, एम्प्टी स्पेसेस सराउंडेड बाय वॉल्स के मेम्ब्रेन्स ने स्पेसिस को घेरा हुआ है। सिर्फ ये हमारे पास सेल है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। हालांकि अब ऐसा नहीं है क्योंकि उस वक्त हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं थी रॉबर्ट हुक के पास, तो ये ऑब्जर्व ही नहीं कर पाया था। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास और एक साइंटिस्ट आया जिसने लॉरेंस ओकन, हमारे पास 1805 में, एक जर्मन साइंटिस्ट है। फिर हम बात करते हैं हमारे पास एक और साइंटिस्ट है, सेल थ्योरी हमारी कंटिन्यू है, लॉरेंस ओकन 1805 में। अब देखें हमारे पास 1805 में एक साइंटिस्ट आया लॉरेंस ओकन। लॉरेंस ओकन ने कहा कि हमारे पास क्या है, वो ये यकीन रखता था ऑल लिविंग बीइंग्स ओरिजिनेट फ्रॉम ए कंसिस्टेंस ऑफ वेसिकल्स और सेल्स। इसने ये बात कही कि ऑल लिविंग थिंग्स, इसने एक ये बात कही, ऑल लिविंग थिंग्स ओरिजिनेट हो रही हैं, ठीक है। जिस तरह लिविंग थिंग्स हम हैं या दूसरे जानदार जो हैं, प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, इसने कहा ऑल लिविंग थिंग्स ओरिजिनेट फ्रॉम कंसिस्ट ऑफ वेसिकल और सेल। ऑल लिविंग थिंग्स ओरिजिनेट किससे बेटा, सेल से। सीधी हम बात कर लें, इसलिए बात एक ऑल लिविंग थिंग्स ओरिजिनेट फ्रॉम सेल। सारी की सारी जो लिविंग थिंग्स है हमारे पास, जानदार चीजें हैं, ये सारी की सारी जानदार चीजें किससे मिलके बनी हैं, सेल से मिलके बनी हैं, सेल से ओरिजिनेट हुई हैं। अब देखिए यहाँ पे एक ह्यूज गैप आ गया है। किस तरह, यहाँ पे बच्चे हम बात करें 1665 और ये 1805, इस दौरान बहुत ज्यादा गैप आ गया क्योंकि कोई माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन नहीं थी। मजीद इस पे फिर साइंटिस्ट ने तवज्जो ही ना दी क्योंकि सेल तो इसने देख लिया था, इसने अपने आइडिया भी दे दिया कि एम्प्टी स्पेसेस हैं। उसके बाद असल में वजह ये थी कि साइंटिस्ट इस तरफ मबजूल ना हो पाए, उनकी तवज्जो ना हो पाई। मसला इसमें यह था कि माइक्रोस्कोप नहीं थी, एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं थी, इसलिए जो सेल बायोलॉजी का काम है ये तकरीबन 200 ईयर्स जो है ये बिल्कुल खटाई में पड़ गया। साइंटिस्ट ने इस पे कोई काम ना किया। लेकिन फिर 1805 के बाद दोबारा से काम शुरू हो गया जब नई जो है मॉडर्न माइक्रोस्कोप आना शुरू हो गई, ठीक है। तो फिर हम कहते हैं कि जिस तरह लॉरेंस ओकन आया, उसके बाद हमारे पास लामार्क आया और लामार्क ने कहा नोबडी कैन हैव लाइफ इफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स आर नॉट सेलुलर टिश्यूज आर नॉट फाउंड बाय सेलुलर टिश्यूज। फिर हमारे पास हम देखते हैं कि लामार्क जो है वो 1809 में, अगला साइंटिस्ट हमारे पास क्या है, हम कहते हैं कि एक लामार्क है, लामार्क, ठीक है। ये 1809 में लामार्क असल में हमारे पास एक एवोल्यूशनिस्ट भी है, इसने एवोल्यूशन पे भी काफी काम किया हुआ है। इसने कहा कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो सेल से मिलके ना बनी हो। जो हमारे पास
हमारे पास जो साइंटिस्ट है इसने कहा कि ऑल थिंग्स, ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स आर कंसिस्ट ऑफ टिश्यूज और सेलुलर टिश्यूज। इसका जो कॉन्सेप्ट था, मेन कॉन्सेप्ट वो ये था कि ऑल लिविंग थिंग्स, जितनी भी हमारे पास जो लिविंग थिंग्स हैं, आर कंपोज्ड ऑफ, ये सारी की सारी क्या है, कंपोज्ड ऑफ, किस किस से बच्चे, हम कहते हैं कि ये कंपोज्ड ऑफ सेल्स आर टिश्यूज। हम ये बात करते हैं इसमें कि जितने भी हमारे पास सेल्स हैं या जितनी भी हमारे पास लिविंग थिंग्स हैं, इसके बारे में ये बात है कि सारी की सारी जो लिविंग थिंग्स है, लामार्क जो है ये एवोल्यूशनिस्ट भी था, ठीक है, इसने एवोल्यूशन पे भी काफी ज्यादा काम किया और सेल के बारे में भी इसने कुछ बातें बताई, जिसमें इसने ये बताया कि हमारे पास जो बच्चे सेल है इसने ये कहा, देखें पहले तो इसने ये कहा ना, ये जो हमारे पास लॉरेंस ओकन आया, ऑल लिविंग थिंग्स ओरिजिनेट फ्रॉम सेल्स और वेसिकल्स। सेल्स और वेसिकल्स का भी इसमें हम जिक्र कर लें। सेल्स और वेसिकल, सेल या सेल नमा साख्तों से मिलकर बना हुआ है। फिर हमारे पास जब आ गया अगला लामार्क आ गया, तो लामार्क ने कहा कि ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ, जितने भी हमारे पास लिविंग थिंग्स हैं ये सारी की सारी सेल या टिश्यूज से मिलकर बनी हुई हैं। अब देखें ये बात बिल्कुल सच है कि हम कहते हैं ऑल लिविंग, एक सेल थ्योरी का सेलिएंट फीचर है हमारे पास कि ऑल लिविंग थिंग्स, जितनी भी, ये हमारे पास बायोजेंसिस को भी डिफाइन कर रहा है असल में। जिस तरह हम कहते थे कि ये बायोजेंसिस का इससे पहले हमारे पास था कि नॉन लिविंग से लिविंग थिंग्स अराइज हो रही हैं, ये उस कॉन्सेप्ट को भी असल में डिफाइन कर रहा है कि ऐसी बात नहीं है अगर कोई लिविंग थिंग है और वो ओरिजिनेट हुई है लिविंग थिंग, तो उसको ओरिजिनेट होने के लिए पहले से कोई वेसिकल, कोई टिश्यू, कोई सेल रिक्वायर है, दरकार है, जिससे वो आगे डिवाइड होके तो एक नया सेल जो है वो बन जाता है। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि जो हमारे पास वो नॉन लिविंग है उनसे लिविंग थिंग्स हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसको कुछ लामार्क ने भी डिफाइन कर दिया कि ऐसा नहीं है, हमारे पास असल में है क्या कि लिविंग थिंग्स ओरिजिनेट फ्रॉम लिविंग थिंग्स, ठीक है। जिस तरह हमारे पास एक थ्योरी आगे आएगी ओमिनस सेलुला, सेलुला का हमने जिक्र करना है, जिसमें ये बात बताई हुई है कि हमारे पास जो है अच्छा, अगली हमारे पास एक थ्योरी है रॉबर्ट ब्राउन की। जो रॉबर्ट ब्राउन है इसके बारे में भी चलें हम जिक्र करते हैं कि अगला एक रॉबर्ट हुक है, ये 1665 में। अब हमारे पास क्या है, रॉबर्ट ब्राउन आया 1800 और ये आया था बच्चे 1831 में। जो रॉबर्ट ब्राउन है ये आया और इसने एक बड़ी अहम जो है आके बात बता दी। वो जो एम्प्टी स्पेसेस वाली बात थी वो इसने आके जो है वो गलत साबित कर दी। इसने बता दिया कि सेल डू नॉट कंटेन एम्प्टी स्पेसेस, बल्कि इसने कहा कि इसने रिपोर्टेड द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल। अब ये मसला हो गया, ये तो रॉबर्ट हुक तो कहता था कि सेल कंटेन एम्प्टी स्पेसेस, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने कहा सेल्स कंटेन न्यूक्लियस। इसका एक बड़ा अहम बात थी कि सेल क्या करता है, कंटेन न्यूक्लियस, कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, सेल के अंदर कोई डेंस मटेरियल है जिसका नाम इसने न्यूक्लियस रख दिया। अब यहाँ पे आके ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था एम्प्टी स्पेसेस सराउंडेड बाय सेल, ये बिल्कुल गलत हो गया। असल में सेल में तो हमें पता है कि एम्प्टी स्पेसेस नहीं होती, लेकिन रॉबर्ट हुक क्यों कहता था, क्योंकि इसके पास एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं थी जिससे ये बच्चे देख ना पाया। अब जो रॉबर्ट ब्राउन आया इसने प्रेजेंस बताई कि न्यूक्लियस क्या है, प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है सेल के अंदर, जिससे वो जो कॉन्सेप्ट था रॉबर्ट हुक वाला वो बिल्कुल गलत हो गया कि सेल कंटेन एम्प्टी स्पेसेस, बल्कि इसने कहा सेल में तो भाई न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेल कंटेन न्यूक्लियस। जब इसने ये बात कही तो इसने रॉन्ग फॉल्स कर दिया रॉबर्ट हुक की थ्योरी को, जो ये कहता था कि सेल कंटेन एम्प्टी स्पेसेस। ठीक हो गया बच्चे, आज की जो है हमने हिस्ट्री में रॉबर्ट हुक को देखा है। रॉबर्ट हुक ने अपनी सेल थ्योरी पेश की। सबसे पहले इसने असल में साइटोलॉजी पे काम किया, सेल बायोलॉजी पे काम किया, और सेल को डिस्कवर करने का जो सेहरा है वो इसी के साथ जाता है। और इसने फिर रूहानी कॉम वगैरह बताया कि सेल की जो शेप है इस तरह की होती है। और उसके बाद हमने देखा कि लॉरेंस ओकन आया। लॉरेंस ओकन ने कहा कि हम अगर लिविंग थिंग्स की बात करें तो सारी की सारी सेल्स या वेसिकल्स या थैलीज से मिलकर बनी हुई हैं। उसके बाद लामार्क आया। लामार्क ने भी ये बात कही कि ऑल लिविंग थिंग्स कंपोज्ड ऑफ सेल्स और टिश्यूज
जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सेल या टिश्यू से मिलकर बने हुए हैं। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आया 1831 में, और रॉबर्ट हुक की थ्योरी को फॉल्स कर दिया, जो कि ये थी कि एम्प्टी स्पेसेस हैं। इसने कहा कि सेल कंटेन न्यूक्लियस, सेल जो है इसमें न्यूक्लियस भी है, खाली जगह बिल्कुल भी नहीं है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जो साइंटिस्ट का रोल है सेल डिस्कवरी में या सेल की हिस्ट्री में, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।